जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। भारतीय इतिहास का यह 7वां क्लास है। भारतीय इतिहास का यह 7वां क्लास है और आज की क्लास में हम महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में जो 16 महाजनपद थे उन्हीं महाजनपदों के बारे में हम एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। साथ ही बीपीएससी द्वारा महाजनपद और इस टॉपिक से पूछे गए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इन महाजनपदों के स्रोत के बारे में देख लेते हैं। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे। कितने? कुल 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद सिर्फ अकेले बिहार से थे। 16 में से 3 महाजनपद सिर्फ बिहार से थे। इन महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? तो इन महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। किसके? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी से। पाणिनि की अष्टाध्यायी से और महापरिनिर्वाण सूत्र से। इन चारों पुस्तकों से, इन चारों ग्रंथों से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। किनके बारे में? 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें मिलती है इन चारों पुस्तकों से। और ये पुस्तकों के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुद्ध का या कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिनमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ को लेगा तो भगवती सूत्र। और पाणिनि की कौन सी पुस्तक में हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी से। साथ ही एक महापरिनिर्वाण सूत्र है, इससे भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब चलिए हम देखते हैं ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे, इनके अवस्थिति वर्तमान में कहाँ है और इनकी राजधानियाँ कहाँ हैं। फिर हम अंत में देखेंगे इस टॉपिक से बीपीएससी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो कुल 16 महाजनपद थे। कितने? कुल 16 महाजनपद थे। और ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे? तो देखिए हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले बिहार से, कि सबसे पहले बिहार में कौन सा महाजनपद था, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये 16 महाजनपदों के कम से कम राजधानियों के नाम आपको याद रखने होंगे। पहला महाजनपद हमारा अंग महाजनपद है। कौन सा? अंग महाजनपद है। यह स्थित कहाँ है? इसकी राजधानी पहले देखिए। पहला महाजनपद अंग महाजनपद है। कौन सा? अंग महाजनपद है। इसकी राजधानी चंपा थी। कौन सी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बिहार में भागलपुर एवं मुंगेर का वर्तमान प्रमंडल तथा झारखंड का साहिबगंज एवं गोड्डा जिला इस आपको अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। वर्तमान में इसका विस्तार हम बताए हैं कि वर्तमान में जो है अंग महाजनपद भागलपुर एवं मुंगेर के वर्तमान जो प्रमंडल है वो तथा झारखंड क्षेत्र से साहिबगंज एवं गोड्डा जिला से संबंधित था। तो ये आपको अंग महाजनपद में इतना याद रखना है। हालांकि अगले आने वाले स्लाइड में हम आपको अंग के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे कि कैसे अंग आगे बढ़ा, उनके राजा कौन थे, स्थापना कौन किया, इस तरह से पूरे बारे में हम इसके पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ आपको बस इतना याद रखना है कि अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और यह भागलपुर एवं मुंगेर का क्षेत्र तथा साहिबगंज एवं गोड्डा क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ से आपको ये इतना चीज़ याद रखना है कि अंग की राजधानी चंपा और यह वर्तमान भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में स्थित है। वही है मगध। तो मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज थी। मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज थी और वर्तमान में पटना एवं गया प्रमंडल वाले जिले। देखिए मगध की राजधानी, ये 2 राजधानियाँ थी। मगध की प्राचीन राजधानी के बारे में बात करिएगा तो मगध की जो स्टार्टिंग में राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। कौन सी? गिरिव्रज या
राजगिरी थी। राजगिरी को ही ग्रीवज या राजगिरी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों भी ऑप्शन में दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो मगध राजवंश की राजधानी या मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज थी और यह वर्तमान पटना और गया के प्रमंडल वाले क्षेत्रों में आते हैं। साथ ही आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि मगध महाजनपद की राजधानी बाद में पाटलिपुत्रा हो गई। कौन सा? बाद में पाटलिपुत्रा हो गई। ये बात आपको ध्यान रखना है। पाटलिपुत्रा कौन लेकर आया था? तो मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्रा उदयन लेकर आया था। कौन? उदयन लेकर आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मगध महाजनपद की आरंभिक राजधानी या प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या ग्रीवज थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा हो गई। तो क्वेश्चन जो पूछेगा आपको ध्यान से पढ़ के जवाब देना पड़ेगा। मगध महाजनपद वर्तमान पटना और गया प्रमंडल के सभी जिलों में स्थित था। चलिए अब अगला है वज्जी गणराज्य या वज्जी महाजनपद। इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी और यह 8 कबीलाई गणराज्यों का संघ था। कौन सा? 8 कबीलाई गणराज्यों का संघ था, जो कि बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। गंगा नदी के उत्तर में वैशाली जिला पड़ता है, वहाँ पे इसकी राजधानी थी। और यह 8 कबीलाई गणराज्यों का संघ था, जिसमें मिथिला भी आता था और इस तरह से इसमें मुजफ्फरपुर और हाजीपुर, साथ में मिथिलांचल वाला क्षेत्र इसमें शामिल था। तो ये वज्जी से आपको याद रखना है कि वज्जी गणराज्य या वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी और यह वर्तमान में बिहार में गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित था। आपको हम बताते चलें कि इन तीनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे पूरा विस्तार पूर्वक, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह बिहार से संबंधित है और यहाँ से बीपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है, तो इसलिए आपको इसे ध्यान रखना होगा। अगला महाजनपद है मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर और पावा थी। कौन सी? मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर और पावा थी। याद कैसे रखिएगा? मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा थी। इसका वर्तमान विस्तार की बात करें तो यह गणराज्य संघ था। यह भी एक गणराज्य था जिसमें आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, कौन सा? उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले आते थे। कौन कौन से? देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले आते थे मल्ल महाजनपद के अंतर्गत। इसे आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ आपको कन्फ्यूजिंग हो सकता है, ये गणराज्य क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है कि वह देश या वह जगह जहाँ उसका राजा या उसका शासक क्या होता हो? चुना जाता हो। शासक का अगर चुनाव होता है तो उसे ही गणराज्य बोला जाता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। शासक का जो पद है वंशानुगत नहीं होता है। किसमें? गणराज्य में। वंशानुगत हो गया तो वह गणराज्य ना होकर के राजशाही शासन हो जाता है, लेकिन अगर जो शासक है उसका चुनाव होता है तो वो गणराज्य कहलाता है। तो इस वजह से आपको मल्ल गणराज्य का भी राजधानी और वर्तमान क्षेत्र याद रखना है। इसका वर्तमान क्षेत्र आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका राजधानी याद करना पड़ेगा। आगे है काशी महाजनपद। कौन सा? काशी महाजनपद। अब काशी वर्तमान में कहाँ है? तो यह वर्तमान में यूपी का ही क्षेत्र है और काशी का राजधानी था वर्तमान का वाराणसी। कौन सा? काशी की राजधानी थी वाराणसी। कहाँ? वाराणसी। और वर्तमान में बनारस का इलाका इस महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो काशी की राजधानी वाराणसी और वर्तमान का बनारस जिला या बनारस का क्षेत्र इस महाजनपद के अंतर्गत आता था। अगला है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और वर्तमान का फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि जिला इस महाजनपद में शामिल था। तो आपको ध्यान रखना है कि कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी, वर्तमान का फैजाबाद एवं गोंडा जिला इसके अंतर्गत आते थे। अगला है वत्स महाजनपद। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। देखिए पहले आपको महाजनपद और इसकी राजधानी याद करना है। जब इतना याद हो जाएगा तो बस ये जो राइट साइड का है इसके बारे में कि वर्तमान क्षेत्र कौन सा था, ये 2-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। लेकिन इसको आपको रटना पड़ेगा। किसको? महाजनपद को और उसके राजधानी को। अगला है हमारा वत्स। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी और यह वर्तमान के इलाहाबाद और मिर्जापुर आदि क्षेत्र में आते थे। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। वैसे ही अगला है चेदी गणराज्य
या चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। कहाँ थी? शक्तिमती, जो आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चेदी जो महाजनपद था इसकी राजधानी शक्तिमती थी और यह आधुनिक इसके अंतर्गत आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। एक बात और ध्यान रख सकते हैं आप कि इसे याद करने के लिए आप सबसे बढ़िया भारत का एक मैप लीजिए और मैप से लेकर के सभी को गोला गोला टिक लगाइए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हम इसमें मैप पूरा एक बार में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैप पे नहीं दिखा पाए, लेकिन हमको इसे मैप के ही याद किए हैं। आप भी मैप पे लिखिए, आपको याद हो जाएगा। अगला हम गणराज्य लेते हैं। अगला गणराज्य है कुरु। कुरु का राजधानी तो आप जानते ही हैं, कुरुवंश था जो पांडवों और कौरवों का राजधानी था। और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कौन सी? इंद्रप्रस्थ राजधानी। वर्तमान का दिल्ली क्षेत्र। देखिए, कुरु राजवंश या कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके हरियाणा और दिल्ली में स्थित था। कौन सा? देखिए, कुरु राजवंश की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यह यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके हरियाणा और दिल्ली में स्थित था। साथ ही इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और इसे हस्तिनापुर के भी नाम से जाना जाता है। तो हस्तिनापुर भी बोल सकते हैं, कुरु राजवंश भी बोल सकते हैं और इसकी राजधानी आप इंद्रप्रस्थ भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वही कुरुवंश है, यह वही कुरु महाजनपद है जो महाभारत के लिए फेमस है। क्या? किसके लिए? महाभारत के लिए फेमस है। अगला है पंचाल महाजनपद। पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। पंचाल की राजधानी अहिछत्र यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के पूर्व के इलाके में स्थित था। ध्यान रखिए, जो कुरुवंश था, ध्यान रखिए, यहाँ जो कुरुवंश था यह यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाकों में था, जबकि पंचाल जो है यह यमुना नदी के पूर्व वाले इलाके में था। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ कर दिया है ताकि याद करने में आपको दिक्कत ना हो। कुरु राजवंश यमुना नदी के पश्चिमी क्षेत्र और पंचाल राजवंश जो था या पंचाल महाजनपद जो था यह यमुना नदी के पूर्वी इलाके में स्थित था। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। सूरसेन भी एक महाजनपद था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। कौन सी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। कौन सी? कहाँ थी? मथुरा थी। इसमें आज का ब्रज मंडल क्षेत्र शामिल था। वर्तमान में जो ब्रज क्षेत्र है यह इसी सूरसेन राजवंश के अंतर्गत आता था। अगला है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद इंपॉर्टेंट है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। कहाँ? विराटनगर थी। इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर के इलाके शामिल थे। कौन कौन से? मत्स्य देश की राजधानी विराटनगर थी। इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर के इलाके शामिल थे। ये आपको देखिए, अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीपीएससी के लिए आपको सिर्फ ये बिहार के तीनों महाजनपद, उसके राजधानी और उनके क्षेत्र याद रखना है। बाकी सब के सिर्फ राजधानी याद रखना है। लेकिन अगर ऑल ओवर आप अगर यूपीएससी के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको इन चारों फैक्ट को, मतलब तीनों को याद करना पड़ेगा। इसके महाजनपद, राजधानी और राजधानी के क्षेत्र अभी वर्तमान में यह किस क्षेत्र में पड़ता था। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर के इलाके शामिल थे। अगला हमारा है अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी। देखिए, कुछ महाजनपद ऐसे भी हैं जिनकी दो दो राजधानियाँ थी। कितनी, कौन कौन सी थी ये आपको हम आगे बताएंगे, पहले इसको एक बार कंप्लीट कर लिया जाए। पहला, इसके बाद है अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी या महिष्मती। यह आधुनिक मालवा का प्रक्षेत्र आता था, जिसमें आधुनिक राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्षेत्र शामिल था। तो अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी। इसमें आधुनिक मालवा जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता था। इसमें आपको याद रखना है अवंती की राजधानी उज्जैनी, अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती, अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती। अगला महाजनपद है अस्मक महाजनपद। अस्मक की राजधानी थी पाटन या पोतना। यह वर्तमान महाराष्ट्र के नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। कहाँ? अस्मक जो महाजनपद था वर्तमान पाटन या पोतना इसकी राजधानी थी और वर्तमान क्षेत्र इसका महाराष्ट्र का नर्मदा और गोदावरी क्षेत्र सम्मिलित था। अगला है गांधार।
देखिए गांधार अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है और नहीं अफगानिस्तान में आएगा। ये पूर्वी अफगानिस्तान जिसमें मतलब पाकिस्तान उस समय आता था। ये तीनों क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश ये सभी प्राचीन भारत खंड के ही भाग है। धीरे धीरे इनका अंग्रेजों ने विभाजन करके अलग कर दिया, लेकिन ये सभी कभी ना कभी फिर से भारत में आएंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें रहना है और हमें हर संभव कोशिश करना है कि हम सबको फिर से भारत में ला सकें। अगला है हमारा गांधार महाजनपद, जो कि राजधानी तक्षशिला या पुष्कलवती थी। कौन सी? तक्षशिला या पुष्कलवती? पुष्कलवती, तक्षशिला या पुष्कलवती, ध्यान रखना है आपको, तक्षशिला या पुष्कलवती। इसके अंतर्गत पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके शामिल थे। देखिए हम अभी आपको बता रहे थे कि गांधार की राजधानी तक्षशिला और यह वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल थे। अगला महाजनपद है कंबोज महाजनपद। कंबोज महाजनपद की राजधानी थी राजपुर या हाटक। इसकी पहचान आधुनिक पाकिस्तान के हजारा जिला के तौर पर की गई है। आधुनिक वर्तमान पाकिस्तान का हजारा जिला कंबोज का क्षेत्र कहलाता था। तो इस तरह से हमने 16 महाजनपदों की राजधानी के बारे में जान लिया। अब एक एक करके हम बिहार में पढ़ने वाले तीनों महाजनपदों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं, ताकि हम बीपीएससी का कोई भी क्वेश्चन हमसे छूट न जाए। इस प्रकार हमने भारत के 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ लिया है। हमने क्या पढ़ा? 16 महाजनपदों की राजधानी और उनके वर्तमान में स्थित क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इन 16 में से बिहार में स्थित 3 महाजनपदों अंग, वज्जी और मगध, इन तीनों के बारे में हम विस्तार पूर्वक एक एक करके पढ़ेंगे, ताकि इससे बीपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो छूटे नहीं, क्योंकि बीपीएससी में इन्हीं तीनों से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बिहार में स्थित अंग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अंग महाजनपद के बारे में। अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ सर्वप्रथम उल्लेख? अथर्ववेद में मिलता है। यह भागलपुर के समीप स्थित था। भागलपुर वाले क्षेत्र में यह स्थित था। ह्वेनसांग अंग को, कौन? ह्वेनसांग अंग को चेनम्पो कहता था। क्या कहता था? चेनम्पो कहता था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि चेनम्पो किससे संबंधित था। तो चेनम्पो अंग से संबंधित था। चेनम्पो किसका नाम था? तो चेनम्पो अंग का नाम था। चेनम्पो नामकरण अंग का किसने किया? तो यह ह्वेनसांग ने किया। तो एक क्वेश्चन इस तरह से घुमा करके पूछ सकता है। अंग राज्य में कुल 25 राजा हुए थे, जिनमें पहला राजा तितुक्षी था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। कौन सी थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा या चंपापुरी थी, जो कि आधुनिक बिहार का भागलपुर एवं मुंगेर जिला के अंतर्गत शामिल है। महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण, अर्थात महाभारत अगर आप देखे हुए तो आपको पता होगा कि महाभारत का कर्ण जो था वह अंतिम आर्य राजा था। अंग का अंतिम आर्य राजा कौन था? तो अंग का अंतिम आर्य राजा कर्ण था। देखिए इसमें एक और बात दिया गया है कि बाद में जब महाभारत के खत्म होने के बाद आपको मगध और अंग में क्या होता है, हमेशा लड़ाई होते रहता था। तो ये आपको नहीं याद रखना है। इसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कि दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जैन धर्म स्वीकार करने वाली पहली जैन भिक्षुणी कौन थी? तो पहली जैन भिक्षुणी दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। कौन? दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम जैन भिक्षुणी थी। अगला हमारा फैक्ट है मगध के राजा बिंबिसार ने अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के इस समय के राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो देखिए मगध के राजा बिंबिसार, तो जब बिंबिसार मगध का सम्राट बना तो उसने अंग के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग को मगध में मिला लिया। अंग को मगध में कौन मिलाया था? तो अंग को मगध में बिंबिसार मिलाया था, अंग के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को हरा करके। तो ये हुआ अंग के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं। तो अंग के बारे में आप इतना याद रखिएगा।
चलिए हम आगे आप देखते हैं अगला वज्जी संघ। वज्जी कहाँ था और इसके बारे में जानते हैं। वज्जी जो है बुद्ध काल के 8 से 10 गणराज्यों में वज्जी का एक संघ था। वर्तमान का यह तिरहुत प्रमंडल में शामिल वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैला गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। गंगा नदी के उत्तर में जो वैशाली है, मुजफ्फरपुर है और ये तिरहुत प्रमंडल के मैक्सिमम जो जिले हैं ये सभी किसके अंतर्गत आते थे, तो यह वज्जी संघ के अंतर्गत आते थे। यह लिच्छवियों का गणराज्य था। किनका? लिच्छवियों का गणराज्य था, जो कुल 8 कुलों का एक संघ था। कौन सा? 8 कुलों का एक संघ था, वज्जी संघ। इसमें प्रमुख वज्जी संघ था और यह क्या था? 8 कुलों का एक संघ था। यह विश्व का ध्यान रखिएगा, विश्व का प्रथम गणतंत्र होने का सौभाग्य प्राप्त है इसको। विश्व का फर्स्ट गणतंत्र, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा है? तो वज्जी संघ। कौन सा? वज्जी संघ, जो कि बिहार के वैशाली जिला इसका राजधानी था। बिहार के गंगा नदी के उत्तरी तट पर यह स्थित था। आइए वज्जी संघ के बारे में हम और जानकारी ले लेते हैं। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। कहाँ थी? वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली थी। अब देखिए आगे जो हमने अभी आपको पहले बताया कि वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य, वज्जी का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था। वज्जी का जो लिच्छवी गणराज्य था यह विश्व का प्रथम गणतंत्र है। वज्जी संघ सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राजा के थे, जिसके शासक क्षत्रिय थे। ये जो 8 संघ था वज्जी में, इनमें से सबसे प्रबल यही लिच्छवी लोग थे और ये गणतांत्रिक पद्धति अपनाते थे। कौटिल्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त के गुरु थे। चंद्रगुप्त के ही गुरु कौन थे? कौटिल्य, या इनका नाम चाणक्य भी है। इन्होंने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। इसमें ज्ञात्रिक एक अन्य सदस्य था, जिसका प्रमुख सिद्धार्थ था। कौन? सिद्धार्थ था। इन्हीं सिद्धार्थ का पुत्र कौन था जी? ज्ञात्रिक कुल का जो एक अन्य सदस्य था, इनका प्रमुख सिद्धार्थ था और इन्हीं का पुत्र भगवान महावीर थे। ज्ञात्रिकों के प्रमुख स्थान कुंडग्राम वैशाली में सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म। देखिए यहाँ 540 दिया हुआ है, लेकिन हमने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि यह थोड़ा सा मिस्टेक के कारण हुआ था, लेकिन अब एनसीईआरटी ने इसे सुधार कर 599 ईसा पूर्व कर दिया है। तो महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा महावीर के बारे में दिया हुआ है कि महावीर की माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। वज्जी संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था। राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी। वज्जी संघ में राजाओं की संस्था क्या कहलाती थी? राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी। ध्यान रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा कि वज्जी संघ में संस्था किससे संबंधित थी। तो वज्जी संघ में संस्था राजाओं की सभा से संबंधित थी। संस्था में सभी राजाओं को समान अधिकार थे। ये जो संस्था थी इसमें सभी राजाओं को एक समान अधिकार दिए गए थे, लेकिन बुजुर्गों को अधिक सम्मान प्राप्त था। लेकिन जो हमारे ओल्ड एज थे, जो दादाजी लोग थे, उन्हें ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। ये आज भी दिया जाता है, जो हमसे ओल्ड है उन्हें हम लोग सम्मान आज भी देते हैं, ज़्यादा सम्मान देते हैं। एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वज्जी संघ के अंतर्गत वैशाली की नगर वधू के पद पर एक नर्तकी थी, आम्रपाली। इसे रखा गया था। इसी आम्रपाली को आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में शामिल किया था। यह आम्रपाली एक नर्तकी थी। इसे बहुत सुंदर होने के कारण ही बहुत राजाओं के बीच युद्ध भी होता है इससे शादी करने को, लेकिन इसने शादी नहीं किया था। चलिए अब इस तरह से हमने तीनों गणराज्यों के बारे में एक एक करके पढ़ लिया। अब एग्जाम की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य कौन था? बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य, तो वो कौन सा था? वो वैशाली गणराज्य था। कौन सा? वैशाली गणराज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश। तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। कौन था? बृहद्रथ वंश। अगला है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन था?
तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। कौन था? काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी, लेकिन इसमें जो आपने कौशल राज्य की राजधानी पढ़ा वो श्रावस्ती थी। प्राचीन श्रावस्ती नगर का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। देखिए चंद्रमा पूरा होता है, जैसे इसके जैसा चंद्रमा पूरा होगा, लेकिन देखिए हम चंद्रमा आपको बना करके दिखाते हैं बहुत अच्छे से। ये जो दिया हुआ है आपका, प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास कैसा था? तो वो अर्धचंद्राकार था। ये हो गया आपका पूरा चंद्रमा, लेकिन पूरा चंद्रमा नहीं होकर के क्या था? अर्धचंद्राकार था। तो इसे अर्धचंद्राकार हम कैसे बनाएंगे? देखिए इसको हम अर्धचंद्राकार बनाकर आपको दिखाते हैं। ये कैसा हो गया? ये हो गया आपका प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देख लिए। इस प्रकार हमारा महाजनपदों से संबंधित फैक्ट समाप्त हुई। 16 महाजनपदों के बारे में हमने देख लिया। 2 महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ लिया। कौन कौन सा? वज्जी महाजनपद और अंग महाजनपद के बारे में पढ़ लिया। मगध महाजनपद बहुत बड़ा है, उसमें आपको 2 वीडियो आएंगे मगध महाजनपद के लिए। इसको हम हसीन मशूक शाह के ट्रिक से याद रखेंगे। मगध महाजनपद को कौन सा? हसीन मशूक शाह। कौन सा? हसीन मशूक शाह। मशूक शाह। देखिए इसमें कौन कौन सा आएगा? ह से हर्यक वंश, सी से सुशीनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्णव वंश, सा से सातवाहन वंश। तो इस तरह से आपको हसीन मशूक शाह से मगध वंश के राजवंश को याद करवाया जाएगा। तो आप उसे देखना नहीं भूलिएगा। पूरा कुछ इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। पहले तो अभी बीपीएससी द्वारा पूछे गए हम क्वेश्चन को देखेंगे कि महाजनपदों से बीपीएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो थोड़ा सा धोखा खा जाइएगा। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्रा, बी है वैशाली, ए है पाटलिपुत्रा, बी वैशाली, सी गिरिवर और डी चंपा। सोच के बताइएगा कि इसमें मगध की राजधानी कौन सी होगी। तो ध्यान रखिएगा, मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी गिरिवर या राजगिरी थी, सी। लेकिन बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी। लेकिन क्वेश्चन में तो ये पूछा ही नहीं कि मगध की आपको प्राचीन राजधानी बताना है या बाद वाली राजधानी बताना है, नई राजधानी या पुरानी राजधानी। तो फिर आप किसके साथ जाइएगा? तो बीपीएससी ने देखिए कंट्रोवर्सी होने के कारण इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था? इल्यूमिनेट कर दिया था। लेकिन अगर आप अगर मानता भी तो इसे क्या मानना पड़ता? इसे गिरिराज ही मानना पड़ता, क्योंकि मगध की सिर्फ राजधानी पूछा है, प्राचीन या नया बोला ही नहीं। तो बाद में पाटलिपुत्र अगर ले गया रहा था तो ये जोड़ता कि मगध की बाद या मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया था? तो वो उदयन ने बनाया। तो इस टाइप का अगर कुछ दिया रहता तो वो पाटलिपुत्र होता, लेकिन हम इसके गृहराज के साथ जाएंगे। हालांकि दोनों दिया है, तो अगर इस समय बीपीएससी पूछेगा तो बीपीएससी में आप तो ई ऑप्शन आता है तो आप ई ऑप्शन के साथ दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? देखिए आगे क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी, तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो गिरिब्रज या राजगिरी थी। बाद में इसे पाटलिपुत्र राजधानी मगध का ले गया उदयन। उदयन ने बाद में मगध का राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। लेकिन देखिए वैशाली कहाँ की राजधानी थी? वज्जियों की राजधानी थी। चंपा अंग गणराज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन कौन सा? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी, ये क्या पूछ रहा है जी? ये पूछ रहा है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगिरी। गिरिव्रज या राजगिरी। गिरिव्रज या राजगिरी मगध की प्राचीन या प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। तो इसमें देखिए वो कोई ऑप्शन में नहीं है, न राजगिरी है न गिरिव्रज है। पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र तो बाद में इसे बनाया गया था, ये इसकी प्रथम राजधानी नहीं थी। तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन ई से के साथ। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो हम उपयुक्त में से कोई नहीं के साथ जाएंगे, क्योंकि प्राचीन मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी बल्कि राजगिरी या क्या था? गिरिव्रज था। ध्यान रखिएगा। अंग की किसकी राजधानी थी? तो अंग
अंग की राजधानी चंपा थी, अंग की राजधानी चंपा थी। वैशाली किसकी राजधानी थी? तो वजियों की। तो अंग की राजधानी यहाँ चंपा दिया हुआ भी है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कौन दिलाता है? तो 16 महाजनपद की जानकारी हम आपको सबसे पहले इसी के बारे में बताए थे कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, कहाँ? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, जैन ग्रंथ की भगवती सूत्र से। कौन सा? भगवती सूत्र, जैन धर्म के भगवती सूत्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी और महापरिनिर्वाण सूत्र। तो इन चारों बुक से जानकारी मिलती है। इसमें कौन सा ऑप्शन में दिया है? इसमें अंगुत्तर निकाय दिया है। ये अंगुत्तर निकाय क्या था? बौद्ध ग्रंथ था। इसी से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती। इस प्रकार से बी ऑप्शन इसका सही है। तो हमने महाजनपदों से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम मगध महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें हम हसीन मशूक शाह से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मौर्य वंश और उनके बाद उत्तरवर्ती मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।